पूरा सब कुछ एक ही आदमी के कंट्रोल में है, लेकिन हमेशा जो हमारे मोदी साहब है उनके सर के ऊपर हमेशा काली छतरी रहती है और काली छतरी के नीचे सब काले धंधे करने वाले लोग रहते हैं। मैं भी कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, वो भी बीजेपी के प्रेसिडेंट है, तो उनका रिमोट कंट्रोल किनके पास है बताइए। मिनिस्टर के बच्चे किसानों को कुचल देते हैं, जान लेते हैं, फिर भी राजीनामा तो छोड़िए, बाकी का एक गलत हुआ ये बात वो भी नहीं बोलते हैं, और प्रधानमंत्री तो उधर बोलते ही नहीं, वो चुप्पी साधते हैं। शास्त्री जी के निधन के 56 साल बाद लिखी गई इस चिट्ठी के मुद्दों का आज के दौर में अलग महत्व है। सुनील जी के लंबे राजनीतिक अनुभव की झलक उनको दिखती है। 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय के रेलवे कॉलोनी में साधारण परिवार में जन्म लेने वाले शास्त्री जी शून्य से शिखर तक पहुंचे और भारत रत्न बने। हमारे एरिया में, दक्षिण भारत में, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्रा में कहते हैं मूर्ति छोटी लेकिन कीर्ति बड़ी। तो वो कद से तो छोटे थे, यानी हाइट के हिसाब से, लेकिन उनकी कीर्ति सारी दुनिया में और देश में थी। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा, मूर्ति छोटी और कीर्ति बड़ी। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बना दिया कि जब उनका निधन हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने कहा था कि शास्त्री जी के बिना दुनिया छोटी हो गई है। शास्त्री जी जातिवाद के खिलाफ थे और छात्र जीवन से ही पारिवारिक श्रीवास्तव उपनाम था उनका। अब शास्त्री बन गए इन्हों भी, लेकिन उनका असली सरनेम था श्रीवास्तव। काशी विद्यापीठ से शास्त्री बनने के बाद केवल शास्त्री लिखना आरंभ किया। शादी भी दहेज रहित की, तो इसीलिए अभी कुछ नहीं है उनके पास। बौद्ध दर्शन शास्त्री जी का प्रिय विषय था। वो अपने मित्रों, परिवारजनों को भगवान बुद्ध के सिखाए पाठ के बारे में बताते थे। वे बताते थे कि जब अपने जीवन की राह अंधेरी हो तो खुद अपना दीपक बनो, यानी अपदीपो भव, ये उनका कहना था और अपने किताब में भी इसका उन्होंने उल्लेख किया है। शास्त्री जी भारत के ऐसे महान नायक हैं जिनकी सादगी, समर्पण, ईमानदारी और नैतिकता एक मिसाल इस देश के लिए और दुनिया के लिए है। वो स्वाधीनता संग्राम में वीर सैनिक और श्रेष्ठ प्रधानमंत्री, महान सांसद थे। उनका राजनीतिक जीवन इलाहाबाद से शुरू हुआ, जो उस दौरान हमारे आजादी के आंदोलन का केंद्र था। वहां वे पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, राजश्री टंडन और जैसे तमाम दिग्गजों के संपर्क में वो आए और आजादी के आंदोलन में करीब 9 साल जेल में रहे। जेल यात्रा के दौरान नेहरू जी की तरह उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा जेल में रहते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार में उनका योगदान 1937 और 1946 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वे गोविंद वल्लभ पंत,
सरकार में एक संसदीय सचिव, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल में पहली बार देश में महिलाओं को बसों में कंडक्टर बनाने की शुरुआत हुई। बसों में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हुई। शास्त्री जी का सबसे अहम योगदान जमींदारी खत्म करना था। गांव-गांव घूमकर उन्होंने किसानों की जो हालत देखी, वही रिपोर्ट जमींदारी खत्म करने का आधार बनी। जिस जमींदारी के लिए या लैंड रिफॉर्म्स के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने लाहौर के अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि हम इस आजादी के बाद इस देश में लैंड रिफॉर्म्स लागू करेंगे, तो उन्होंने एक काम और बार बार इसको दोहराते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी जमींदारी खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। और आज किसानों को जो कुछ इस टेनेंसी में या सरप्लस लैंड में कुछ मिला है या सीलिंग में कुछ मिला है, इसका बहुत सा ईमानदारी से काम करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जाता है। ये गौर करने वाली बात है कि शास्त्री जी का देश के पहले आम चुनाव में अहम योगदान था। 1951 में स्वतंत्र भारत के संविधान के तहत पहली बार अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर पहला आम चुनाव हो रहा था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस मुख्यालय पर चुनाव प्रबंधन के लिए शास्त्री जी को एआईसीसी का महासचिव बनाया था। शास्त्री जी ने एआईसीसी से नेहरू जी और बड़े नेताओं के चुनावी यात्रा का कार्यक्रम तय किया। उस दौरान नेहरू जी ने चुनाव में करीब 25,000 मील, किलोमीटर नहीं मील यात्रा जहाज, कार, ट्रेन और नाव से की थी। और पहले आम चुनाव की सफलता के बाद 1952 में शास्त्री जी प्रांतीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में आ गए। वे नेहरू जी के कैबिनेट में रेल और परिवहन मंत्री, बाद में संचार, उद्योग, वाणिज्य और गृह मंत्री का जिम्मा संभाला। शास्त्री जी जिस विभाग में रहे, अपने कामकाज से गहरी छाप उन्होंने छोड़ी है। रेल मंत्रालय पर शास्त्री जी की गहरी छाप आज भी है। आजाद भारत में बजट और दूसरे दस्तावेज हिंदी में रखने का सिलसिला भी शुरू किया। शास्त्री जी के रेल मंत्री के काल में जनता गाड़ियां शुरू हुई, रेलवे से थर्ड क्लास खत्म हुआ और विभागीय कैटरिंग सेवा आरंभ की। पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता था, लेकिन शास्त्री जी ने निकाला और जनता रेल में सबको बराबर एक ही इससे चलने का हुआ। और एक काम उन्होंने किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट उस वक्त हुआ। और जो एक कस्टमर को जो थोड़ी डिफिकल्टी होती थी, भाई ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, तब उन्होंने इसको निकाल के बराबरी कर दी। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में हरित क्रांति का आधार तैयार हुआ। अनाज में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में अहम कदम उठाए और शास्त्री जी ने नेशनल डायरी डेवलपमेंट खड़ा कर दुग्ध क्रांति की भी बुनियाद मजबूत की। उस दौरान अन्न की भी भारी कमी थी। शास्त्री जी ने सप्ताह में एक शाम अन्न त्यागने की अपील की, लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। सुनील जी की मां ललिता शास्त्री जी ने तो जीवन भर इस व्रत का पालन किया।
और हम भी स्टूडेंट थे, तो ये घोषणा जब हो गई, हमको भी घर में सोमवार के दिन खाना नहीं मिलता था, क्योंकि ये सोमवार वो डे उन्होंने फिक्स किया था, यानी एक दिन का खाना छोड़ना शाम का, तो वो दिन तो खासकर ज्यादा लोग पहले ही, हम गरीबी से आए थे, और दूसरी मार इससे गिरी कि शाम में खाना नहीं है, तो मजबूरन हमको भी वो पालना पड़ा। लेकिन देश में जंग चल रहा था, अन्न की कमी थी, दूध की कमी थी, सारे चीजों की कमी थी, शस्त्र की कमी थी, तो उस वक्त देश को बनाने के लिए उन्होंने ये कहा था, तो सभी लोगों ने पालन किया। यहां तक कि मेरे गुलबर्ग जिले में एक आदमी ने कम से कम 100 किलो सोना अपना डोनेशन दिया इस इंडिया पाकिस्तान वार में। तो उसका नाम है चिंचोली कर। तो जब वो चंदा उस वक्त बहुत घूम घूम के लोग वार के लिए करते थे, और यही परेशानी भी जो थी, उस परेशानी को दूर करने के लिए सभी लोग इस काम पे लगे हुए थे। उस वक्त कोई ये नहीं सोचता था कि ये मेरी पार्टी है, तेरी पार्टी है, मेरा आदमी है, तेरा आदमी है। ये सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि शास्त्री जी के कहने पे और उनके बताने से लोग एकजुट हो गए, और जो आदमी निष्पक्षपात होता है, स्वार्थी नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, उसके एक आवाज को, एक बात को सारा देश एक होता है, और ये उनके बातों से सबको पता लगा होगा। रेल मंत्रालय पर शास्त्री जी की गहरी छाप आज भी है। आज भारत में ये जो बजट बना रहे हैं, वो तो पहले यही हम लोग बनाते थे, मैं भी थोड़े दिन रेल मंत्री रहा, लेकिन आज तो ये बजट ही गायब हो गया रेलवे का। पूरा सब कुछ एक ही आदमी के कंट्रोल में है। वो रिमोट मुझे बोल रहे थे वो, और बेलगाम में जब चुनावी प्रचार के लिए मोदी जी गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुसीबत जब आती है तब तो बोलना ही पड़ता है। तुमको मुसीबत क्यों आई, तो इसलिए आई, मुझे बोलना पड़ता है। तो बेलगाम में उन्होंने कहा था कि खरगे जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल किसी और जगह है, उन्होंने कहा बेलगाम में। और ये भी उन्होंने कहा, तो खरगे जी तो बहुत अच्छे हैं, सीनियर लीडर है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको छतरी का लाभ नहीं मिला। ये बात उन्होंने कही, छोटी सी बात। अरे मेरे ऊपर तो, मेरे सर के ऊपर गांधी टोपी थी, और जब गांधी टोपी और शास्त्री जी की टोपी रहती है तो मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं थी। और हमारे जो नेता थे उनके ऊपर सफेद छतरी थी, लेकिन हमेशा जो हमारे मोदी साहब है, उनके सर के ऊपर हमेशा काली छतरी रहती है, और काली छतरी के नीचे सब काले धंधे करने वाले लोग रहते हैं। और मैं सफेद टोपी पहनता हूं, मेरे साथ सब सफेद वाले रहते हैं, जिनके ऊपर कलंक नहीं, जो मेहनती है। और मेरे नेता ऐसे ही है, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, शास्त्री हो, सभी लोग सफेद वाले हैं। ये तो काले टोपी वाले भी हैं और काले छतरी वाले भी हैं। तो मुझे तो उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उसका जवाब देना पड़ा मुझे। ठीक है भाई, मेरा तो रिमोट कंट्रोल कहीं और होगा, नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? मैं भी कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, वो भी बीजेपी के प्रेसिडेंट है, तो उनका रिमोट कंट्रोल किनके पास है बताइए।
फिर मैं बताऊंगा मेरा रिमोट कंट्रोल कहाँ है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता, ऐसे छोटे बातों से किसको दुख होता है ये भी वो नहीं सोचते। अपनी बात रखने का एक ही सोचते हैं, वही सीरियसली नहीं। इसीलिए उनको सीरियसनेस क्या, देश के लिए कौन सी बात बोलना, कौन सा नहीं बोलना, और लोग तोल मोल के अगर बोले तो प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करते थे। तो शास्त्री जी कभी ऐसी छोटी बातें अपने जीवन में ना बोला, ना बोलने की कोशिश की, ना कभी किसके बारे में रत्ती भर भी द्वेष उनके पास नहीं था। तो आज मिनट मिनट को ये बोलते रहते हैं। तो इसीलिए मैं छोड़ देता हूं उनको, माफ कर देता हूं, फिर आगे चलता हूं। रेल मंत्रालय पर शास्त्री जी की ये जो छाप थी, तो उसके बाद उन्होंने एक शुरुआत, हमारी जो पत्रिका थी, जो अपना खासकर एक वीकली, उस पत्रिका को चलाने में भी उन्होंने 1952 में शुरू किए, सो उसको उन्होंने चलाया। फिर बाद में आज श्रीमती सोनिया गांधी जी उस संदेश नाम के पत्रिका को भी वो चला रहे हैं। और शास्त्री जी आजाद भारत के पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने किसी विभाग की लापरवाही और असफलता के लिए उसके मंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी का परंपरा को स्थापित किया। और 23 नवंबर 1956 को जब दक्षिण भारत में अरियालूर रेल दुर्घटना हुई और टुटीकोरन एक्सप्रेस में 156 यात्री मारे गए, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यहां पर तो मिनिस्टर के बच्चे किसानों को कुचल देते हैं, जान लेते हैं, फिर भी राजीनामा तो छोड़िए, बाकी का एक गलत हुआ ये बात वो भी नहीं बोलते, और प्रधानमंत्री तो उधर बोलते ही नहीं, वो चुप्पी साधते हैं। कभी उन्होंने दुख प्रकट नहीं किया। अभी नहीं, जब बहुत बड़ा दंगा हुआ था अहमदाबाद में, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था, भाई जब कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, उसके नीचे अगर कोई कुत्ते का पिल्ला आता है, सुने नहीं आप? नहीं सुने? कुत्ते का पिल्ला आता है, दुख तो जरूर होता है। हजारों लोग मरने के बाद ये उनका रिएक्शन, ये मानवतावाद, ये इंसानियत। तो ऐसे लोग भी हैं। और एक तरफ एक्सीडेंट किसी ड्राइवर ने किया, गलती उसकी थी, लेकिन शास्त्री जी ने अपने पद से राजीनामा देकर ये बता दिया कि मेरे वजह से ये हुआ, मैं ये सहन नहीं कर सकता। ये फर्क है कांग्रेस में, कांग्रेस के नेताओं में और आज के नेताओं में। और पंडित नेहरू जी के ने संसद में कहा था, जो कुछ हुआ शास्त्री जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर भी उन्होंने शास्त्री जी का इस्तीफा इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इससे मर्यादा की एक मिसाल उन्होंने कायम की है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के बातें थी। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कामराज जी ने लोकतांत्रिक तरीके से सभी सांसदों के विचार विमर्श कराया और उसी आधार पर कांग्रेस संसदीय दल ने 2 जून 1964 को शास्त्री जी को नेता चुना। शास्त्री जी 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधान बने। उनका कार्यकाल 18-19 महीने रहा, लेकिन इतिहास में वे अमर रहे। नेहरू जी के बाद उत्तराधिकारी के सवालों पर बहुत से सवाल खड़े हुए थे। जब वे प्रधानमंत्री बने
तो उनके सामने अनेक कठिनाइयां थी। बहुत से विद्वानों को आशंका थी कि नेहरू जी ने जो लोकतंत्र खड़ा किया वो भी खतरे में पड़ सकता है, लेकिन शास्त्री जी ने सहमति के आधार पर शासन चलाते हुए उसे मजबूत किया। संसद में सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों पर चर्चा कराई, मंत्रियों के लिए आचार संहिता बनाई, पद संभालते समय मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की व्यवस्था कराई। शास्त्री जी ने नेहरू जी के विकास कार्यक्रम और घरेलू विदेशी नीति और आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया। जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर लगाम लगाई, किसानों से खरीद मूल्य और उपभोक्ता की बिक्री मूल्य तय किया। बड़ी संख्या में पीडीएस की दुकानें हर जगह खुली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।